अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमारी गपशप चल रही थी ऑन चैप्टर नंबर 11। इस गपशप का इख्तिताम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। वी वर टॉकिंग अबाउट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई थी दैट वाज ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ के हवाले से चंद चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। होप यू कैन हेयर मी, यू कैन वॉच मी। सो व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ के ऊपर जरा बात एक लम्हे के लिए दोबारा करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट लॉ के बाद जो आज आगे पढ़ाना है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। वालेकुम अस्सलाम तैयबा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। खजीमा बेटी आप कैसी हैं? दानिया वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कह रहे हो कि फिर ठीक है। हाँ, तो मैंने आज जो आप लोगों को पढ़ाना है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेसेस, तो उनके लिए फर्स्ट लॉ को एक दफ़ा दोबारा देखना बड़ा ज़रूरी है। मैंने शराज बताया था कि मैं आज चैप्टर 11 को ख़त्म करूँगा, कल से FLPs की डिस्कशन शुरू करूँगा। कल यानी टुमारो, नॉट यस्टरडे, टुमारो जो आपका यस्टरडे टेस्ट हुआ उसकी डिस्कशन, फिर उससे पहले वाली जो डिस्कशन थी वो भी करूँगा। सो मैंने कहा था कि आज चैप्टर 11 को फाइंड अप करना है मुझे। सो भाई फर्स्ट लॉ के ऊपर बात कर रहा था। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? कहा यह जाता है कि जो भी एनर्जी किसी भी सिस्टम को दी जाए, गैस को दी जाए, दैट एनर्जी कंज्यूम्स इन टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो वो गैस गर्म होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, प्लस वो गैस एक्सपैंड होकर कुछ काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि भाई जो एनर्जी किसी भी गैस को दी जा रही है वो दो सूरतों में उभर रही है। वो दो सूरतें कौन सी हैं? एक तो गैस गर्म होगी, बोले तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्लस बागो बहार हबीबा, वाह, तो खैर एक तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्लस उस वो गैस कुछ ना कुछ काम करेगी, सम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन। माइक मेरी लत्ता से फंसना तो किस दिन में कड़ाम गिरना है। अच्छा यार वो भाई माउस दीजिएगा यार, वो फिर नहीं ना आया ना, स्लाइड ना चलाई ना रंगा जाता है ना डब्बा जाता है। सर प्रीवियस FLP के सोल्यूशन अपलोड कर दें काकी दानिया, मैं आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। सो रात को मैंने ये फैसला लिया। शकील वालेकुम अस्सलाम, भजन बुला दें। हेलो, अच्छा जी बच्चों जस्ट वेट अ सेकंड, मैंने आगे चलें जब तक के वो स्लाइड्स ओपन होती हैं मैं आपको थोड़ा सा आइसोथर्मल के बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? व्हाट इज मेंट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, उसे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे कि नाम से जाहिर है, आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेम टेम्परेचर पे होता है। सो द प्रोसेस एट विच या इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपने कुछ बातें ना बड़े गौर से सुननी है, फिर उसके बाद जो अगला सारा चैप्टर मैं सारा के सारा स्लाइड्स पे कराऊंगा। सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। चलिए स्लाइड्स भी खुल गई हैं, लेकिन अभी मैंने बात शुरू कर ली है तो ये बात जो है ना खत्म करके फिर आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ आगे। तो रखिएगा। So what is isothermal process? A process in which the temperature remains constant, temperature नहीं बदलता। अच्छा फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक बात याद रखिएगा बच्चों, बड़ी अहम बात करने लगा हूं आपके साथ, आपको कॉन्सेप्ट यहां पे बिल्ड करने लगा हूं। दानिया पुत्र मुताहिर तैयबा सारे बच्चे जरा तवज्जो मेरी तरफ रख के गौर से बात सुनिएगा। सपोज कर लें कि आपके पास गैस का एक सिस्टम है, सपोज कर लें कि ये वो वेसल है, आपके पास गैस का एक सिस्टम है विच इज इनक्लोज्ड बाय द बीकर। बड़ी अहम बात कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्लियर करनी है सब बच्चों की यहां पे। सपोज कर लीजिए कि ये वो मूवेबल पिस्टन है। जब मैंने इसको हीट अप करना शुरू किया, हीट को छोड़िए, मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने इसको कंप्रेस करना शुरू किया, बड़ी अहम बात है, जब मैंने इसे कंप्रेस करना शुरू किया, कंप्रेशन शुरू की, कंप्रेशन का क्या मतलब है? मैं इसे दबा रहा हूं, इस पे काम कर रहा हूं, इस पे वर्क, इस पे एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं। तो बच्चा बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी का नादर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब मैं इसे कंप्रेस करना शुरू करूंगा, दबाना शुरू करूंगा, तो वो एनर्जी जो मैं गैस पे लगा रहा हूं वो कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली गैस गर्म होना शुरू हो जाएगी। वो एनर्जी गैस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप जानते हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्या पहले पढ़ा हुआ है?
आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि भाई प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियसली जब गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करूंगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस गर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को सेम रखने का, टेम्परेचर नहीं चेंज करना, यानी कि अब आपने कंप्रेस भी करना है और गैस को गर्म भी नहीं होने देना, यानी कि इतनी स्लो कंप्रेशन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करेंगे कि जो टेम्परेचर, जो एनर्जी गैस में पैदा हो साथ ही साथ वो गैस से निकलती चली जाए। इतना स्लो प्रोसेस है कि वो जो हीट गैस में कंप्रेशन के दौरान पैदा हो रही है उस हीट को बाहर जाने का मौका मिलता रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये सारी तकरीर करने का मकसद ये था कि मैं आपको इस बात पे कायल कर सकूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लोअर प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें हीट को सिस्टम से निकलने का या सिस्टम के अंदर दाखिल होने का वक्त मिल जाता है। ये तो कंप्रेशन की बात थी ना। अब एक्सपेंशन में क्या होता है, जब एक्सपेंशन होगी दैट मींस गैस काम कर रही है, वर्क डन बाय द गैस। जब गैस काम करती है तो गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी बात करूं, आप जब काम करना शुरू करते हैं, काम करते चले जाएं, काम करते चले जाएं, काम करते चले जाएं, इन दी एंड क्या होगा, आपकी अपनी अंदर की एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे है ना। इसी तरह कंप्रेशन की बजाय अगर एक्सपेंशन की बात की जाए, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम होती है, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। जब हम बात करते हैं कंप्रेशन की और एक्सपेंशन की तो हम गैस को एक्सपैंड करवा रहे हैं। व्हेन गैस इज बीइंग एक्सपेंडेड, जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है, मगर उसकी इंटरनल एनर्जी में आने वाले चेंज को पूरा कर दिया जाता है, बाहर से हीट अंदर आ जाती है। आपको पता है हमेशा हीट जो है वो हॉटर से, बाहर हॉट होता है अंदर कोल्ड होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होती है और होता क्या है वापस बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। सो लिहाजा आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो अ स्लो प्रोसेस। बात समझते हो बच्चों? इंशाअल्लाह लालिश आज हो जाएगा। सो भाई इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये बात समझ में आ गई। अब इट इज अ स्लो, बड़ी अहम बातें करने लगा हूं। ये एक स्लो प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो भाई टेम्परेचर कब कांस्टेंट रहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो विच लॉ इज गोइंग टू बी फॉलोड? बॉयल्स लॉ। इसमें बॉयल्स लॉ ओबे होगा। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाना शुरू करूंगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, बट शर्त है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो भाईजान इसमें बॉयल्स लॉ ओबे होता है। सिंपल सिंपल सी बातें चलती चली जा रही हैं अभी। प्लस वन मोर थिंग, इसी बॉयल्स लॉ को अगर मैं आगे लेके चलूं तो याद रखिएगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस की निशानी है, आइसोथर्मल प्रोसेस की पहचान है। कंटेनर अगर क्लोज हो तो हीट आ जा सकती है, इसमें कोई मतलब हीट तो कंडक्टर की वॉल्स में से भी ट्रेवल कर सकती है ना। कंटेनर क्लोज ही होता तो आप नीचे से हीट करना शुरू करते हो, प्रेशर कुकर बंद होता है आप नीचे चूल्हा जलाना शुरू करते हो, अंदर चीजें पक जाती है। तो कंटेनर के क्लोज होने से हीट का ट्रेवल मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। कंटेनर के क्लोज होने से हीट का ट्रेवल मुश्किल नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है दैट इज, क्योंकि भाई इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ने नहीं बढ़ना। जब टेम्परेचर ने नहीं बढ़ना तो भाई इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा यू जीरो आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इंटरनल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। ओए होए होए, अगर तो एनर्जी कांस्टेंट है तो फिर अगली बात बड़ी अहम है, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ अगेन। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की अगर बात दोबारा करूं तो भाईजान फर्स्ट लॉ क्या था? असल में फर्स्ट लॉ था Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो भाईजान फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा U तो है जीरो। सो भाईजान जितनी भी एनर्जी आप इसको देंगे, हीट करेंगे, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा।
So this is शाबाश. So this is. अच्छा मैं चेक कर लूँ वीडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा. नहीं यार वीडियो बड़ी मस्त चल रही है. वीडियो इज गोइंग गुड. अच्छा सो भाईजान ये बात याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. अच्छा इसके बाद एक आखिरी बात इसके हवाले से मुझे आपको बतानी है, दैट इज इट्स ग्राफ्स. लो जी ग्राफ के ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ कर लूं. तवज्जो रखिएगा जरा मेरी तरफ. सपोज कीजिए मुनीम नेट जरा चेक कर ले मेरी जान. साजिद नेट चेक कर ले, मे बी ये वजह हो बट स्टिल. जब आप अच्छा चलें खजीमा मैं बताता हूँ. आपने कहा अगर आपने साइड्स को इंसुलेट कर दिया जाए तो फिर हीट एंटर नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक कहलाएगा. एडियाबैटिक में हम कहते हैं हीट डज नॉट एंटर और हीट डज नॉट लीव द सिस्टम. उसमें हम हीट को ना तो एंटर होने देते हैं ना लीव करने देते हैं. सो इन दैट केस द सिस्टम इज गोइंग द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एडियाबैटिक, राइट. सो मैं वो बताऊंगा कि जब आप कन्फाइन कर देते हैं हीट को, ना अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे, तो फिर क्या होगा. हाँ अच्छा सो ग्राफ के ऊपर बात करनी है. सपोज कर लीजिए कि ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है. इस ग्राफ में शुरू में प्रेशर हाई था, गैस कंप्रेस्ड थी, थोड़ी देर के बाद आपने प्रेशर को रिलीज करना शुरू किया, गैस एक्सपैंड हो गई. सो ये ग्राफ आपके सामने आया. ये ग्राफ ये जो ग्राफ है हाई प्रेशर लो वॉल्यूम पे था, उसके बाद जब गैस का प्रेशर कम किया सो प्रेशर लो हो गया, वॉल्यूम हाई हो गया. दिस ग्राफ इज डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. So that's why this graph is called as isotherm. इसे आइसोथर्म बोलते हैं, एक आइसोथर्म का ग्राफ. अच्छा इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ पॉइंट से. इस आइसोथर्म के हवाले से दो बातें याद रखिएगा. अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बात की जाए तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के एज आई हैव रिटन हियर, मगर बाज़-औक़ात वो कहता है द ग्राफ बिटवीन प्रेशर, ये बड़ी अहम बात है, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम. केमिस्ट्री की किताब में आप सब ने ये पढ़ा हुआ है. अब उस केस में क्या होगा, देखो अगर मैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की बात करूं, केमिस्ट्री की किताब वाली बातें, नई बात नहीं कर रहा, उम्मीद है कितनी बेसिक्स आपकी पहले क्लियर होंगी. अब आप यहां पे वॉल्यूम नहीं ले रहे, अब आप यहां पे ले रहे हो 1/v. अब आप ये बात जानते, जुमले पे गौर करना, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होता है, जब वॉल्यूम कम होगा तो 1/v की वैल्यू ज्यादा होगी. तो ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है? लाइन स्ट्रेट इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ड्रॉ नहीं की है. लाइन स्ट्रेट ही होती है, आइडियल केस में स्ट्रेट होती है, मैंने रियल केस का ड्रॉ कर दिया था, रियल केस में स्ट्रेट नहीं होती. खैर छोड़े, रियल केस को मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, रियल केस में स्ट्रेट क्यों नहीं होती. चलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि रियल केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता. खैर सो स्ट्रेट ही होती है. खैर बताने लगा था इस केस में क्या होगा, जब प्रेशर ज्यादा 1/v भी ज्यादा. सो भाईजान ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, प्रेशर ज्यादा 1/v भी ज्यादा. प्रेशर कम करता जाऊंगा, v बढ़ता जाएगा, 1/v की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ग्राफ इस तरह का आ जाएगा. सो याद रखिएगा प्रेशर और 1/v का ग्राफ इस तरह का आता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. समथिंग लाइक दिस, आई एम सॉरी. जब प्रेशर कम तो वॉल्यूम कम, 1/v की वैल्यू कम, प्रेशर बढ़ा दिया तो 1/v की वैल्यू बढ़ गई. राइट हाँ नहीं, जब वॉल्यूम, यस, जब बख्तावर ने बिल्कुल सही कहा, जब वॉल्यूम कम होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होगा. राइट गुड, ठीक है. सो ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों. अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर इससे आपको आगे लेके चलता हूँ. इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर एक सवाल आपसे डिस्कस करता हूँ. ठहरिएगा जरा, लेट मी चेक द स्लाइड्स. यस लो भाई यार, ये सवाल बड़ा मजे का आ गया. तवज्जो रखनी है जरा, स्लाइड्स आपके सामने खोलने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा जरा. ओए अच्छा एवरीवन जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा जो आपके सामने मौजूद है. जी डायरेक्ट रिलेशन हो गया साजिद. सवाल कुछ इस तरह से किस तरह से है यार सवाल, ठहरो जरा, मैंने आप नजर नहीं आ रहे, मैं तो नहीं, मैं दसना चाह आ गया. 3 different experiments done on the same gas at different temperatures. All processes are isothermal. अच्छा अब कहानी कुछ ऐसे है कि आपके सामने 3 ग्राफ हैं, T1, T2, T3 के.
अब T1 पूरे का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, इसी तरह जो T2 पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, T3 पूरे का पूरे टेम्परेचर कांस्टेंट, पूरे का पूरा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, मगर T1 T2 T3 पूरे के पूरे प्रोसेस के जो टेम्परेचर थे वो डिफरेंट है एक दूसरे से। अच्छा, अब यहाँ पे कहता है कि भाई T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T3 ज्यादा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर और मैक्सिमम? T1 T2 T3 यहाँ सब सेम है। जरा जवाब दीजिए, शाबाश, इसका जवाब दीजिए जरा एवरीवन। कैसे मैंने हमको सवाल नहीं देखा, मिस हो गया मेरे से। एक्सपेंशन और कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो इंटरनल एनर्जी में कशफ, ये बात मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ मेरा पुत्र। चलें जी, जवाब भी आने शुरू हो गया। कशफ में ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज, देखो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, यही तो मैं समझा रहा हूँ। जब आपने कंप्रेस किया, हीट प्रोड्यूस हुई, साथ ही बाहर निकल गई, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज नहीं आया क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है साथ साथ निकलती जा रही है। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। इंटरनल एनर्जी में चेंज तब आएगा जब वो हीट गैस के अंदर रहे, गैस को गर्म करे, गैस गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। होप सो कशफ पॉइंट कर होगा। लेकिन जी रोशेल ने कहा ऑल आर सेम। सो भाईजान जरा देखिएगा, क्वेश्चन था आपके सामने कि भाई किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो भाई मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। होप सो यू कैन सी दिस ग्राफ व्हिच आई एम गोना ड्रॉ हियर। Okay, you will see this here. Yes, now you can see this. अच्छा देखिएगा, एक ग्राफ कुछ इस तरह से, एक कुछ इस तरह से और एक कुछ इस तरह से। यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेशर और वॉल्यूम की बात की जा रही है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है लाइक दिस। जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे नजर आ, हाँ ये देखो, एक T1 टेम्परेचर पे, दिस इज अ T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, कौन सा हायर होगा? यार सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बचपन में पढ़ा था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जिसमें वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी वो हाई टेम्परेचर होगा। ये देखो वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम बढ़ गया, यानी T2 ग्रेटर है, और T3 में वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम है, लिहाजा T3 विल डन एट द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर। ठीक है बच्चा लोग, पॉइंट समझ में आई यार कि T3 इज डन एट द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर। अब यहां पे बात रोशेल ने जिस तरह से जवाब दिया कि ऑल आर सेम, बेटा आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर सेम है, इस पूरी लाइन के दौरान टेम्परेचर सेम है, इस पूरी लाइन के दौरान टेम्परेचर सेम है, इस पूरी लाइन के दौरान टेम्परेचर सेम है। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस किया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो पूरे का पूरा प्रोसेस 25 पे, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर 25 से चेंज नहीं किया। एक पूरे का पूरा प्रोसेस लेट्स से 30 डिग्री पे, पूरे के पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर 30 डिग्री रहा है, पूरे का पूरा प्रोसेस लेट्स से 45 डिग्री पे किए, तो पूरे के पूरे प्रोसेस में 45 डिग्री टेम्परेचर है। अब 25 में भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, 30 में भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, 45 में भी टेम्परेचर कांस्टेंट था पूरे के पूरे प्रोसेस में। हमने बताने के 45 वाली लाइन कौन सी है, तो 45 वाली लाइन वो होगी जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। सर लाहौर में मार्केट्स खुली है, नए लैपटॉपी की बैटरी मंगवानी। और लैपटॉपी क्या होता है पहले मुझे ये बताना चौधरी मुनीर, लैपटॉप की बैटरी मंगवानी है। हाँ खुली है यार, सब कुछ खुला है भाई। तुम नए लैपटॉपी की बैटरी की बजाय पूरा नया लैपटॉप ही मंगवा लो। अच्छा जी चलें जी, इसके बाद आगे चलने का, लो जी आइसोबैरिक प्रोसेस, तवज्जा मुकम्मल मेरी तरफ। नाउ देयर इज अ स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, तमाम बच्चे जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं आपके स्लाइड क्या कहने लगा था मैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा, तो तवज्जो जरा बिल्कुल मेरी तरफ रखिएगा। सो जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, बैरिक बोले तो प्रेशर, यानी ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए, जिसमें प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे। सो आइसोबैरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस देन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जाएगा, प्रेशर चेंज नहीं होना, तो जाहिर है कि जब आप गैस को हीट अप करना शुरू करेंगे, ऊपर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर चेंज नहीं करे तो गैस एक्सपैंड भी होगी, गैस वर्क डन भी करेगी, गैस गर्म भी होगी। तो फर्स्ट लॉ, जुमले पे गौर करना,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असल में डिराइव किया गया है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। सो भाईजान फर्स्ट लॉ विल बी रिटन एज इट इज, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट लॉ की जो असल शक्ल है डेल्टा U प्लस W किस प्रोसेस के लिए, किस कंडीशन के लिए, किस इन्वायरमेंट के लिए डिराइव की गई है, तो असल में वो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डिराइव की गई है। जबकि मैंने आइसोथर्मल के लिए आपको उसकी शक्ल बता दी, क्या थी कि Q इज इक्वल टू W, याद रखनी है बातें। तो भाईजान इस केस में आपके सामने देखो जो प्रेशर वाली कर्व है वो बिल्कुल सीधी है कि प्रेशर चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम ने चेंज करना तो चेंज करता रहेगा। सो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप जीरो होगी। अब तुम्हें स्लोप का कॉन्सेप्ट पता हो या ना हो मैं बता देता हूं। स्लोप बोले तो वैसे पता है यार, इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो, tan थीटा। सो भाईजान हॉरिजॉन्टल लाइन में थीटा है 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस में ना एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं, थीटा इज 0 डिग्री। सो भाईजान tan 0 इज इक्वल टू 0, लिहाजा हाजा स्लोप ऑन 0 ऑन, इसकी स्लोप 0 होगी, राइट। सो हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप इज गोइंग टू बी 0। यस, यू कैन सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर। आहा, अच्छा यार वीडियो चल ही रही है, ऐसे मत करो। इट इज नॉट स्टक। नॉट स्टक, इट इज गोइंग वेल। हाँ मेरे पास तो बड़ी फिट जा रही है, बड़ी मस्त जा रही है। आपके वो ना इशू हो, उसके क्या चीज समझ नहीं आई अलीसा? फर्स्ट लॉ का क्या समझ नहीं आया? फर्स्ट लॉ में मैंने ये कहा कि आइसोबैरिक प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था ना अलीसा, फर्स्ट लॉ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ नहीं हो सकता इन आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ की शक्ल बदल जाती है क्योंकि उसमें डेल्टा U 0 है, तो Q इज इक्वल टू W बन जाता है। जबकि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर फर्स्ट लॉ की शक्ल नहीं बदलती, फर्स्ट लॉ एज इट इज रहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि क्योंकि फर्स्ट लॉ आइसोबैरिक प्रोसेस में एज इट इज ही है, लिहाजा सिंपल सी बात है फर्स्ट लॉ डिराइव ही आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हुआ है। बाकी तमाम प्रोसेसेस के अंदर हम उसकी शक्ल को, उसकी फॉर्म को बदल देते हैं। कोशिश करूंगा इन दिस मंथ, ठीक है ज़ारा बच्चर, अगर आपने सिलेबस खत्म करवाना है ना तो कोई इशू नहीं है मुझे, मैं बड़ी स्पीड से भी कर दूंगा, लेकिन फिर देखिए चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती जाएंगी हैं ज़ारा पुत्र। आपको आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, मैं स्पीड पकड़ लूंगा तो फिर आगे जाएगी। मैंने स्पीड आप लोगों के लिए कम की हुई है, अदरवाइज आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू इंक्रीज माई स्पीड। सो फिर ज़्यादा जिस तरह आपको वैसे ही इशू अच्छा खासा रहता, सो स्लो स्पीड पर चीज़ें समझ में बाजू का नहीं आती, तो फिर हाई स्पीड पर तो फिर आप फंस जाएंगी। अच्छा जी, आइसोकोरिक प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा दोबारा सुन लेना पीछे से, मैं इसको रिपीट करूंगा, वो मैं बहुत पीछे बता आया हूँ, तो अभी दोबारा रिपीट करूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। मैं भी क्योंकि बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बीच में आइसोबैरिक भी पढ़ा दिया, अब मैं आगे आइसोकोरिक पढ़ाने लगा हूँ, तो आइसोथर्मल पे दोबारा बात करूंगा तो बच्चे जरा, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जरा, ठीक है। यस, नाउ यू कैन सी हियर। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस के हवाले से एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस में क्योंकि प्रेशर सेम रहता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, एक स्लाइड में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं आइसोबैरिक। ये स्लाइड सारी की सारी मैं आपको दे दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा तो आप लोग सब डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी स्लाइड आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस क्योंकि सेम प्रेशर पे, लिहाजा उसमें चार्ल्स लॉ भी अप्लाई होता है। तलहा नहीं बात ऐड कर दी, शाबाश तलहा। नहीं जी, आइसोकोरिक प्रोसेस पे आ रहा हूं, कोरिक बोलते हैं वॉल्यूम को, आइसो मीन सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होगा, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज ना करे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं करना, तो बच्चा लोग देखो वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी इज गोइंग टू बी 0,
सो W इज इक्वल टू 0। इस प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क नहीं होता। तो भाई इसके लिए फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W बोले तो 0। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो फॉर्म बनेगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो मैं नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। उसके लिए जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, Q इज इक्वल टू सिंपल डेल्टा U। अच्छा, तो इसे आगे जरा लेके चलता हूं एक कदम। इसके केस में तो अगर तुम ये स्लाइड देखो तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम की जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कम करो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन की स्लोप याद रख लो इन्फिनिटी होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्क 0 लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा एरिया, ये पॉइंट लिख ले, एरिया ऑफ पीवी कर्व इज इक्वल टू वर्क। एरिया, पीवी कर्व का एरिया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इसका जो एरिया होता है वो वर्क के इक्वल होता है। क्योंकि अब ये ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, इसमें इसका एरिया फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता, इस केस में इसका वर्क 0 कंसीडर किया जाएगा। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर ये प्रोसेस है तो इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है सारा का सारा वर्क है। आइसोबैरिक प्रोसेस में ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है, यानी समथिंग लाइक दिस, ये लाइन इस तरह से हो जाती है, तो फिर इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारे के सारा इसका वर्क कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, बख्तावर पुत्र, ये नेट इज डैम टू डैम स्लो। समिया, आपका भी नेट बहुत स्लो है। हमारा साबुन स्लो है क्या बबलू? जस्ट रिफ्रेश योर इंटरनेट यार। अच्छा, फरखंदा का सिर्फ इतना ही काम है, ये बता देती है आगे टाइम टाइम वीडियो ठीक है वीडियो खराब है पुत्र। पार्टिसिपेट भी किया कर क्लास में। चौधरी मुनीम स्टक, तुम लोग बड़े तेज हो, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग की स्कीम में। सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, समझ भी आ जाती है, बट पता नहीं क्यों टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। सर प्लीज गिव मी सम टिप्स टू इम्प्रूव द सेम प्रॉब्लम दैट दानिया डिस्कस मी लास्ट नाइट। दानिया ने भी मुझसे यही प्रॉब्लम डिस्कस की। अरुषा पुत्र देखें, बात ये नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। आप जहाँ पे आके फंस जाते हैं वो टेस्ट में, टेस्ट का मतलब आपसे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते। कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं होते, इसकी मैंने दानिया को थोड़ी सी वजह, इसकी रीज़न बताने की कोशिश की थी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं जानते, आप झिझकते हैं। झिझकते क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिस नहीं है। आपको पहले मैंने इसको बात को पहले भी डिस्कस किया था, हमारी बदकिस्मती ये कि हमें 2 साल स्पून फीडिंग करवाई जाती है, एक एक चीज़ करके दी जाती है। न्यूमेरिकल नोट्स में है, टीचर ने करवा दिया, एक्सरसाइज नोट्स में मौजूद है, टीचर ने करवा दी, आपने रट्टा मार लिया, तो आपने किया क्या? आपने खाक किया, आपने खुद सीखा क्या? दिमाग को अप्लाई करना कहाँ सीखा? कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना कहाँ सीखा? 0, नील, बिल्कुल 0। सो लिहाजा जब एंट्री की बात आती है तो चीज़ें हैं ही सिरे से अननोन। फिजिक्स है भी टेक्निकल सब्जेक्ट, उसमें रट्टा है ही नहीं रट्टा, इसमें सिर्फ सारे सारा टेक्निकल है। चीज़ों को आपने खुद समझने की कोशिश करनी है, समझाने की कोशिश करनी है। इसमें आपको देखें, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ कांस्टेंट है, इसमें ये चीज़ कांस्टेंट है। अब इसको अप्लाई करना आपका काम है। अप्लाई करने के लिए मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ। सो उसका सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप मुझे ना जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी लिस्ट भेजी, जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं जो उसकी राइट की है वो मुझे भेजी, ताकि मुझे पता कि चले कम से कम कि आपकी गलती कहाँ पे, आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं उसको जल्दी देख लेता हूँ, कंप्यूटर में मैं ज़रा कम खोलता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे आपने मिस्टेक की है। जब मुझे आपकी मिस्टेक का पता चलेगा तो जब मैं आपको टेस्ट डिस्कस करवाऊंगा तो आप मेरे साथ ही रहिएगा उस वक्त टेस्ट डिस्कशन में। फिर उन गलतियों को आपने पकड़ने कि जब आप सोच के कर रही थी तो आप क्या सोच के कर रही थी, कि आपके जहन में क्या पॉइंट था और सही इसे किस तरह किया गया। ठीक है, सही तरीका क्या था और आप किस तरीके से कर रही थी, आपने दोनों को कंपेयर करना। ठीक है अरुषे, सर इसमें प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है पर वर्क क्यों नहीं हो रहा? हाँ ज़रा देखा ना, अभी मैंने बताया कि प्रेशर वर्क, हालांकि मैंने थोड़े दिनों पहले ही ये बात डिस्कस की थी, शायद कल ही ये बात डिस्कस की थी कि वर्क इसके इक्वल होता है। वेरी वेरी ऑड क्वेश्चन, ऑफुल क्वेश्चन। वर्क इज प्रेशर डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर और डेल्टा वी। भाई अगर डेल्टा वी 0 है, प्रेशर मैं इन्फिनिटी लगा दूं, ये चीज आज 0 है तो 0 इंटू समथिंग दैट विल 0,
जैसे वर्क आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, अब मैं धक्का लगाई जाऊँ उस दीवार को, लगाई जाऊँ फोर्स उतनी मुझे लगाई जाऊँ, ये दीवार जब तक मूव नहीं करेगी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो होगा। जब एक चीज जीरो तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। खुद सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन ठीक था। मुझे क्वेश्चंस कभी भी बुरे नहीं लगते, लेकिन इस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से जरा ऑड हो जाते हैं, ऑड यानी इट दे सीम्स लिटिल ऑड, राइट। तलहा आप भी यार मुझसे बात कीजिएगा। सर आप सारा टॉपिक पढ़ाता करें, छोड़ा ना करें। मैं लाल साहब का पॉइंट समझा नहीं। यार बहुत सारे बच्चों के पास है, उसे ले लीजिए, उसे ले लीजिए नंबर, व्हाट्सएप नंबर। अच्छा खैर मैं आगे चलने लगा था। सो लेट्स मूव टू द यार ये सवाल कीजिएगा। देखें ये सवाल आप सबने मुझे बताना है, सवाल बड़ा आसान है और बड़ा ये क्वेश्चन पास पेपर्स में मौजूद रहा है, मुख्तलिफ जगह पे ये सवाल आता रहा है। अच्छा देखिए मैं आपको कल भी एक बात बता रहा था कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पे बच्चे फंस जाते हैं। मैंने परसों की एक बात बताई थी कि मुझे ना ई गेट का एक बच्चा कहता है कि सर जी जो हमने ई गेट में पढ़ा वो पेपर ही नहीं आया, पेपर तो बिल्कुल डिफरेंट है। यकीन करें मैं इस बात से बड़ा एम्बेरस हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार हाउ पॉसिबल कि हमने सारे कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग हमने कुछ छोड़ा नहीं, तो कैसे पॉसिबल है कि पेपर ही डिफरेंट आ गया, पेपर वो आया ही नहीं जो हमने पढ़ा था। मुझे बात बड़ी नागुजरी। जब मैंने पेपर निकाला तो यकीन करें फिर उस बच्चे को मैंने बाकायदा कॉल करके उसे डिस्कस किया। मैंने कहा हाँ भाई बता, अब ये पॉइंट इनिशियल फ्रेम का था कि ये डिस्कस क्यों नहीं किया, इससे मिलता जुलता एक सवाल करवाया था। फिर जब नहीं माना फिर उसे लेक्चर के लिंक सेंड किए, बताया कि इस लेक्चर में ये पॉइंट था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो शर्मिंदा भी हुआ और शर्मिंदा होने के साथ साथ आहिस्ता से एक्सेप्ट करना शुरू हो गया, हाँ यार ये तो चीज़ें थी। सो बात उसकी भी प्रॉब्लम यही थी कि कॉन्सेप्ट अप्लाई, सवाल थे ये सवाल कहाँ से ये सवाल कहाँ से आ गया, सवाल दे के परेशान, ये सवाल कहाँ से आ गया, उठ के आ गया, सवाल दे के परेशान हो जाता था। चीज़ें समझ आ रही थी क्लास में लेकिन सवाल देखते यार ये सवाल कहाँ से आ गया। मैंने जब शुरू में ओरिएंटेशन की थी, मैंने उस वक्त बात की थी कि इसमें IQ और EQ दोनों को कंट्रोल में करना है। IQ तो अच्छा होता है, EQ में हम फंस जाते हैं। अगर एक चीज़ देख ली यार ये कहाँ से आ गई, EQ इमोशनली फारिग हो गए। जब इमोशनली फारिग हो गए तो फिर चीज़ आती भी होगी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी कॉन्सेप्ट में। काके लालिश बुक से समझना भी क्यों है, बुक से सिर्फ जो टॉपिक छोड़ता हूँ वो देखा करें, पढ़ लिया करें, सिर्फ थॉरो पढ़ लिया करें और सिर्फ उसकी रीडिंग कर लिया करें, और बाकी सारे के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं जिन पे जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, बल्कि मैं तो आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं, मैं आपको वो भी करवा रहा हूँ ताकि बाद में जब सिलेबस जब MD गाइड का आए तो फिर आप फंसे ना। हाँ जी बख्तावर सवाल है, everyone in which of the following process the work done is maximum, isothermal, एडियाबैटिक पढ़ाया नहीं लिहाजा उसे भी छोड़ दो, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, किसमें वर्क डन मैक्सिमम होगा। आइसोकोरिक में तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो, लिहाजा उसको भी छोड़ दो। आइसोथर्मल और आइसोबैरिक रह गया। दोनों ग्राफ तुम्हारे सामने है, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, भाई किसका एरिया ज्यादा होगा। ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, ट्राइंगल का रेक्टेंगल से हाफ होता है। सो भाईजान आइसोबैरिक प्रोसेस में याद रख लो वर्क डन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। सो आइसोबैरिक प्रोसेस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। शाबाश भी शाबाश सारा और तेनु अल्लाह दा नाई हाओ ए, शाबाश ज़ारा शाबाश, वेरी गुड। देखा ना अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से सही से जवाब देते हैं, मेरा दिल गार्डन हो जाता। लो भाई अगला सवाल फिर आ गया, खजीमा और भाई मुझे मारो मुझे। और ए क्यों है, ए इज आइसोथर्मल, वो आधा है। कॉमन सेंस रेक्टेंगल का आधा, रेक्टेंगल को बीच में से काटो तो ट्राइंगल बनता है, उसका आधा एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है तो भाई जब उसका एरिया बड़ा है तो उसका वर्क भी बड़ा होएगा। ओके तैयबा ने सी की कहता हूँ, वो भी तो मैं देखा सी की ऑप्शन है।
हाँ तरीबा ठीक है, शाबाश। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट व्हिच कैन बी द एडियाबैट। ओए होए होए, एडियाबैट क्या होगा? दोनों में से एक एडियाबैट एक आइसोथर्मल। तो भाईजान अब आपने जरा एडियाबैटिक प्रोसेस को जरा सुनने का, एडियाबैटिक प्रोसेस जरा तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि फिर मैं एडियाबैटिक करवाऊं, फिर उसके बाद आगे लेके चलूँ आपको। ये स्लाइड कहाँ से गायब करनी, यहाँ से गायब करनी है ट्रांजिशन की। अब भाईजान बैटरी भी डेड हो गई है, शाबाश। अब तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मोहम्मद साजिद तवज्जो यार मेरी तरफ रखनी है मेरी जान। एडियाबैटिक प्रोसेस इज द इनवर्स ऑफ आइसोथर्मल। सारे मेरे बच्चे जिनके फिजिक्स वीक का तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बात आ गई। जब मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा दिया, ये उसका इनवर्स प्रोसेस है, तो तमाम चीजें उसकी ऑपोजिट होंगी, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। पहली बात, उसमें आप कहते थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसमें आप कहते थे कि स्लो प्रोसेस है, इसमें आप कह देंगे फास्ट प्रोसेस है। लेकिन इन सबसे पहले जो अहम बात है वो ये, लो जी मैं बात करने लगा हूं, बड़ी अहम तवज्जो रखनी है मेरे साथ। सो पहला पॉइंट है वो ये, इसमें नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम। खजीमा आपकी बात आ गई यहां पे। अब यहां पे होता क्या है बच्चा, मेरा पुत्र देख गौर से, ये वो फॉर एग्जांपल ये वो हफ्सा की बात भी यहां पे करूंगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन को दोबारा यहां पे एक्सप्लेन भी करूंगा, तो हफ्सा की बात भी यहां पे क्लियर हो जाएगी। सो पुत्र ये देखो, अब फॉर एग्जांपल ये वही आपके पास चैम्बर दोबारा आ गया, ये वही वेसल आपके पास दोबारा आ गई, जिसके अंदर गैस एनक्लोज है और ऊपर मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है यार। और इस बार मैंने ना इस पिस्टन को इंसुलेट भी कर दिया। लो खजीमा की पुरजोर फरमाइश पे इस पिस्टन को इंसुलेट भी कर दिया। अब देखो यार, जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा, जब कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन जब होगी, तवज्जो रखना मेरी तरफ, जब कंप्रेशन होगी, वर्क किया जाएगा, वो एनर्जी कहां जाएगी? गैस के अंदर स्टोर हो जाएगी। जब गैस के अंदर स्टोर हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। नो हीट एंटर और लीव्स, नो हीट विल लीव। तो भाई फिर क्या होगा? डेल्टा यू भर जाएगी, गैस विल बिकम हॉट, एंड व्हेन गैस विल बिकम हॉट, टेम्परेचर विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। सो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसी तरह जब एक्सपेंशन करूंगा, जब गैस को एक्सपैंड करूंगा, सडन कंप्रेशन भी सडन होगी, एक्सपेंशन भी सडन होगी। सडन से इमीडिएट, फटाफट, फौरन। क्यों सडन क्यों होगी? ताकि जब मैं कंप्रेशन करूं, इतनी फास्ट कंप्रेशन हो कि जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे बाहर जाने का टाइम ही ना मिले। इसी तरह जब एक्सपेंशन करूंगा, तो इतनी सडन एक्सपेंशन करूंगा कि जो एनर्जी खर्च हो गैस की, इंटरनल एनर्जी कम हो गैस की, उसको पूरा करने के लिए बाहर से हीट एंटर ही ना हो सके। सो भाईजान इस केस में इतना सडन प्रोसेस है, फटाफट होने वाला प्रोसेस है, लिहाजा इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस इज अ फास्ट, रिगार्डेड एज फास्ट प्रोसेस। अच्छा, फिर इस केस में टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा बॉयल्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा। जब बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं है, तो पीवी का प्रोडक्ट कहां से कांस्टेंट आएगा? सो पीवी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? लैप्लास करेक्शन में बताया था चैप्टर नंबर 8 में। मेरी भी शुरू हो गए। ओहो, बिल्कुल भी शक नहीं यार, कोई शक नहीं, खुदा ना आ जाए, कोई खुदा का खौफ करिया करो। नेट इशू है यहाँ पे, हमारा सॉफ्टवेयर भी सही चल रहा है और वीडियो भी सही चल रही है। ऐसे खैर, सो दोबारा इसको पीछे करके देख लीजिएगा, होप्स हो के क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं कहने क्या लगा था कि PV इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट है, नॉट इक्वल्स टू अ कांस्टेंट है, तो फिर क्या कांस्टेंट होगा? चैप्टर नंबर 1 लैप्लास करेक्शन में मैंने बताया था PV की पावर गैमा कांस्टेंट है। अल्लाह ले, ये गैमा सिर्फ V के ऊपर है, ठीक है। अब मेरे इतने शदादे बच्चे हैं, वो कहते हैं सर P के ऊपर गैमा क्यों? P के ऊपर भी गैमा डालें, तो भाई P के ऊपर गैमा नहीं है। और किसी की स्टक नहीं हो रही तो वो भी बता दे, स्टक नहीं हो रही तो बता दे, क्योंकि किसी की स्टक नहीं हो रही तो हाँ मैं चेक की हुई सही चल रही है लाइव स्ट्रीमिंग पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ साथ ही कि भाई गैमा क्या है। गैमा इज द रेशियो ऑफ CP टू CV। ये रेशियो पहले ही भी बताई थी, आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा CP क्या है, CV क्या है। ओके है ना?
कोमल की स्टक नहीं हो रही, कशफ की भी स्टक नहीं हो रही। सर ये ना पढ़ाएं, आज पढ़ाने मौत पैंट नहीं है सर, ये ना पढ़ाएं, ये ना पढ़ाने की स्कीम, ना पढ़ने की स्कीम है। देखा ना अब्दुल तू सही कह रहा। चलो भाई ये सारी बातें यहाँ पे आ गई। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे बताता चलूं, बल्कि ऐड करता चलूं, वो ये है ड्यूरिंग कंप्रेशन। बच्चा लोग ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होगा? ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट विल जनरेट, गैस विल बिकम हॉट, हॉट टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा? सडन एक्सपेंशन हुई, एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर विल फॉल। सो भाईजान ये बात लिख लें, +7 मुताहिर मैं कैसे रुकूं यार, टाइम थोड़ा रह गया। अच्छा +7 कहने के लगा था कि इसमें फर्स्ट लॉ को कैसे लिखूं। फर्स्ट लॉ की जो असल फॉर्म है, असल शक्ल है Q = डेल्टा U + W है। यार तवज्जा मेरी तरफ, बड़ी अहम बात। तो भाईजान Q ना तो हीट आ रही है ना तो हीट जा रही है, Q 0 है, 0 = डेल्टा U + W। तो भाईजान W = डेल्टा U। यस, ये कहना ये चाह रहा है कि गैस जो भी काम करेगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। यानी गैस का काम करना बोले तो गैस की एक्सपेंशन, जब गैस की एक्सपेंशन होगी डेल्टा U के साथ नेगेटिव साइन, मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी, गैस ठंडी हो जाएगी। 4 वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। 4 वाला पॉइंट है पीवी की, पीवी कांस्टेंट नहीं है प्रोडक्ट, तो पीवी की पावर गैमा कांस्टेंट है। ये गैमा क्या चीज है? CP/CV। चैप्टर नंबर 8 में ये पॉइंट दोबारा वहां पे भी लिखवाया था। सर खत्म नहीं हो रहा ये चैप्टर। हाँ जी, तो पढ़ोगे तो होएगा ना, मिनट बाद रुक गई, ये हो गया वो हो गया, तो मुझे जब लेक्चर छोड़ना पड़ता है, इधर उधर होना पड़ता है, तो ज़ाहिर है फिर स्पीड स्लो ही होगी, और क्या होगा, पढ़ देनी पे तुसी हैं। अच्छा जी चलो फिर, हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस के हवाले से मैं एक बात बताना भूल गया। ये कर्व जो आती है, दिस कर्व, इस प्रेशर वॉल्यूम में जो इसकी कर्व आएगी, दिस इज P, दिस इज V, दिस कर्व लिटिल स्टीपर, इसकी स्टीपनेस आइसोथर्मल से ज्यादा होती है। स्टीपनेस से मुराद ये है इसकी स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होती है। याद रखिएगा इसकी स्लोप इज ग्रेटर, इसकी स्लोप ज्यादा होती है। सो वापस आ जाओ यार स्लाइड के पास है, स्लाइड की तरफ वापस आ जाओ। सही है तैयबा, सही है। चलो जी स्लाइड पे, सवाल पे वापस आ गए। क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडियाबैट। हाँ भाई फटाफट, ए है कि बी है, कौन सा एडियाबैट है दोनों में से, जल्दी से बता दो ना। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। हाँ जी क्या एडियाबैट? यार बताते क्यों नहीं हो तुम लोग, हैं ढीले क्यों होते हैं, बताओ। ए इज एडियाबैट और बी इज एडियाबैट, कौन सा इन दोनों में से एडियाबैट है, जल्दी से बता दो। शाबाश, ए। मुनीम के सी, मुनीम ने पैन ली हुई है। अभी मैंने बताया कि मुनीम जो ज्यादा स्टीप होगा वो एडियाबैट होगा, जिसकी स्लोप हद होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो एडियाबैट होगा। नाज पान मसाला अब्दुल हादी तुम फैसलाबादी तो नहीं हो? अब्दुल हादी हरकतां करे फैसलाबादी। नहीं जी, फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट की बात आ गई। अब स्पेसिफिक हीट भी मुझे जरा समझाना पड़ेगा। हाँ बोर्ड मार कर आपकी मुट्ठी में बंद चलें जी, ये देखिएगा, आज फिर मैं सोच के आया था इस अज़म के साथ कि भाई आज चैप्टर ख़त्म करवाऊंगा, मगर आज फिर मेरे बच्चे कामयाब हो गए, मेरे ड्रामेबाज बच्चे। ला हौला वला कुव्वत। चले यार खैर, अब्दुल हादी वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम वेयर एरिया यू बिलोंग? लाहौर में किस जगह से हो यार तुम तो फिर अपने शहर के हो यार। टाइम भी हो गया, अंदाजा करें आप। चलिए जी स्पेसिफिक हीट से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल की डिस्कशन चलेगी। ये चैप्टर खत्म करके मैंने FLP डिस्कस करवाना है, जो मर्जी कर लो। ये चैप्टर फटाफट खत्म करूंगा, फिर उसके बाद कराऊंगा मैं एक्स्ट्रा टाइम। पता किस टाइम जरा मुझे बता दें। इकबाल टाउन फ्रॉम वेयर? इकबाल टाउन में मैं
इकबाल टाउन किस जगह से यार? इकबाल टाउन में यूनिक के कैंपस में बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ। लाहौरी भी बहुत फनकार होता है। तो बात है बा, आप लाहौर की नहीं है? आप कहाँ की बात हैं? ये तो बताइए ज़रा। हाँ हाँ चलो कमेंट कर भी दो, अब मेरे को जाना भी है। सर जी गलत बात है। क्या गलत बात है जी? विहारी ठीक है, करीम मार्केट के पास। ओके करीम मार्केट के पास आप उस तरफ रहते हैं। वो ब्लॉक कहलाता है कामरान ब्लॉक शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। वाह रे वाह, मेरे पापा भी ला रही है ज़्यादा। अरे सर कहती भैड़ी वाले कौन से काम है? कैसी तीली लगाई है मैंने, हैं देखो सारे शुरू हो गए। रावी ब्लॉक राइट, उधर वो यूनिक का कैंपस है साइंस कॉलेज के पास, उधर भी मैंने काम किया। मैंने यूनिक हेड ऑफिस में काम किया। वो अब थोड़ा सा आगे आओ उससे, तो 106 में 107 में। ओके जी, करीम मार्केट इधर ही शॉप है क्या? लो शो भी शुरू हो गया। लें जी बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। हैप्पी बर्थडे सर। वालेकुम हैप्पी बर्थडे। अल्लाह हाफ़िज़। माइक पास कर।